नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत और पाकिस्तान की दो जानी मानी खुफिया एजेंसियों की दुनिया में, रॉ और आईएसआई। इनके बीच की जो खींचतान है ना, वो दशकों पुरानी है और काफी गहरी भी। जी हाँ, और इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल। RNW वर्सेस आईएसआई, एक्सपोजिंग सीक्रेट राइवलरी सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। हाँ, क्या? कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, उसकी नींव 1948 में, मतलब भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की हार के ठीक बाद एक ब्रिटिश मेजर जनरल रॉबर्ट कैथोम ने रखी थी। अच्छा, एक ब्रिटिश अफसर ने? हाँ, और वो लगभग 8 साल तक उसके चीफ भी रहे। अरे वाह, ये तो मतलब ये बात थोड़ी अजीब है ना कि ब्रिटेन जिसने भारत पर राज किया, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बनवा रहा है। यही तो, स्रोत का इशारा कुछ ऐसा ही है। वो कहते हैं कि सिर्फ कैथोम ही नहीं, पाकिस्तान के जो पहले आर्मी चीफ थे रॉस मैके, वो भी पहले ऑस्ट्रेलियाई सेना के प्रमुख थे जिनका ब्रिटेन से कनेक्शन था। और ये भी कि आईएसआई के जो शुरुआती करीब 10,000 लोग थे, उनमें से लगभग 384 बड़े अफसर ब्रिटिश ही थे। बाप रे, तो ये तो पूरी तरह से मतलब ब्रिटिश सेटअप लग रहा है शुरुआत में। हाँ, स्रोत तो यही कहता है कि ब्रिटेन शायद नहीं चाहता था कि भारत आसानी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और इसीलिए आईएसआई के गठन और ट्रेनिंग में इतनी मदद की। ट्रेनिंग भी उन्होंने ही दी? स्रोत के मुताबिक हाँ। जासूसी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मिलिट्री ऑपरेशंस, इन सब में ब्रिटिश एक्सपर्टीज का इस्तेमाल हुआ। और स्रोत ये भी कहता है ना कि MI5, MI6 आज भी पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग देते हैं। जी हाँ, 2021 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्रोत ये दावा करता है। हालांकि ये सब स्रोत में कही गई बातें हैं, हम बस उन्हें सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है, रॉ और आईएसआई की इस कहानी को समझना। ये कैसे बनी, इनके बीच टकराव क्या रहे, इनकी चालें क्या थीं, और खासकर बांग्लादेश बनने में इनका क्या रोल था, जैसा कि स्रोत बताता है। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी की परतें। तो आईएसआई की शुरुआत पर लौटते हैं। 1948 के बाद पाकिस्तान को शायद ये लगा कि भारत, जो उनसे काफी बड़ा है, उससे अकेले निपटना मुश्किल है। हाँ, ये तो साफ है। तो स्रोत के मुताबिक उन्होंने पहले ब्रिटेन से मदद ली और फिर बाद में दुनिया की करीब 18 और खुफिया एजेंसियों से भी हाथ मिलाया। 18? इतनी सारी? हाँ, स्रोत का यही दावा है। और इस दौरान भारत के पास मतलब रॉ तो थी नहीं? नहीं, रॉ तो बहुत बाद में बनी। तो रॉ के आने से पहले आईएसआई क्या कर रही थी भारत में? मतलब स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत का दावा है कि रॉ के बनने से पहले ही आईएसआई ने भारत के अंदर काफी कुछ करना शुरू कर दिया था। मतलब अस्थिरता फैलाने की कोशिशें। जैसे? कहाँ, जैसे पूर्वोत्तर में नागा और मिजो ग्रुप्स को भड़काना, दक्षिण में केरल में कथित तौर पर आतंकी गुट बनाना। केरला में भी? हाँ, स्रोत का ये दावा है। फिर उत्तर में कश्मीर का मसला तो था ही, पश्चिम में खालिस्तान आंदोलन की नींव डालना, और तो और पूरब और मध्य भारत में नक्सलवाद को हवा देना, ये सब स्रोत आईएसआई से जोड़ता है। बाप रे, मतलब चारों तरफ से घेरने की कोशिश। बिल्कुल, स्रोत का इशारा यही है। वो ये भी दावा करता है कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी बनाए। दाऊद, छोटा राजन, हाजी मस्तान, इनको खड़ा करने और फंडिंग में भी आईएसआई का हाथ बताया गया है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और यही नहीं रुका। स्रोत तो 1993 के मुंबई धमाकों, 2001 संसद हमला, 26/11 मुंबई, 2008 दिल्ली ब्लास्ट, 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट, इन सब के पीछे भी आईएसआई का ही हाथ होने का दावा करता है। और आतंकी संगठन जैश, लश्कर? हाँ, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, यहाँ तक कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अल कायदा को बनाने में भी आईएसआई का हाथ बताया गया है स्रोत में। तो एक तरफ तो आईएसआई 1948 से ये सब कर रही थी, जैसा स्रोत कहता है, और भारत की अपनी एजेंसी रॉ, वो बनी 21 सितंबर 1968 को, मतलब पूरे 20 साल बाद। हाँ, 20 साल का गैप। और रॉ का बनना भी आसान नहीं था। क्यों, क्या दिक्कत थी? अरे, देश के अंदर ही बड़ा विरोध था। कुछ विपक्षी पार्टियां इसे इंदिरा गांधी का पर्सनल टूल मान रही थीं। इसे बंद करने की मांग भी उठी। अच्छा। मोरारजी देसाई के बारे में तो स्रोत एक बड़ी तीखी बात कहता है कि रॉ के लिए उनकी नफरत भारत के लिए उनके प्यार से ज्यादा थी। ये खैर स्रोत का नजरिया है। तो फिर इतनी मुश्किलों के बीच रॉ खड़ी कैसे हुई? इसका क्रेडिट स्रोत RN काओ को देता है। कहते उन्होंने ही पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, प्लान किया और इसे खड़ा किया। लेकिन संसाधन?
क्या पैसे, लोग सब थे? नहीं, यही तो दिक्कत थी। स्रोत बताता है कि जहां आईएसआई के पास कथित तौर पर 10,000 लोग थे, रॉ ने शुरुआत की सिर्फ 250 अफसरों से। सिर्फ 250? हाँ, और बजट सिर्फ 5 लाख रुपए का। ऑफिस भी दिल्ली में कोई पुराने खंडहर जैसी बिल्डिंग में था। सोचिए कितना बड़ा अंतर था। सही में। लेकिन फिर भी रॉ ने कुछ किया, मतलब क्या कामयाबियां रही शुरुआत में? स्रोत कुछ बताता है? हाँ, स्रोत रॉ की शुरुआती कथित सफलताओं का जिक्र करता है। दावा है कि 1971, 1984 सियाचिन और 1999 कारगिल, इन युद्धों में भारत की जीत में रॉ का बड़ा हाथ था। और वो ज़ियाउल-हक वाली बात? हाँ, वो एक बहुत ही सनसनीखेज दावा है स्रोत का कि 17 अगस्त 1988 को जो पाकिस्तानी तानाशाह ज़ियाउल हक की प्लेन क्रैश में मौत हुई, वो हादसा नहीं था। तो क्या था? स्रोत का दावा है कि वो रॉ की एक सोची समझी कार्रवाई थी, एक हत्या। ये बहुत बड़ा दावा है, जाहिर है। वाकई। और क्या गिनाया गया है? स्रोत कहता है कि रॉ ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, मतलब बांग्लादेश बनवाया, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि तालिबान सरकार भी आज पाकिस्तान पर हमले करती है, उसमें रॉ की पुरानी भूमिका का असर है। अच्छा। और पाकिस्तान की टेरर फंडिंग को दुनिया के सामने लाकर उसे ब्लैकलिस्ट करवाने का क्रेडिट भी रॉ को दिया जाता है स्रोत में। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। रॉ के बनने से पहले वाले दौर में आपने पूर्वोत्तर की बात की थी, वहाँ क्या चल रहा था? आईएसआई की क्या रणनीति थी स्रोत के हिसाब से? स्रोत कहता है कि आईएसआई ने भारत की उस वक्त की कमजोरी, मतलब पूर्वोत्तर, खासकर नागालैंड और मिजोरम का फायदा उठाया। कैसे? वहाँ नागा नेशनल काउंसिल थी, अंगामी झापू फिजो उसके नेता थे, और मिजो नेशनल फ्रंट थी लालडेंगा की। ये दोनों अलग देश की मांग कर रहे थे। हाँ, ये तो इतिहास में पढ़ा है। स्रोत तो ये भी कहता है कि नागालैंड ने तो 14 अगस्त 1947 को ही आज़ादी घोषित कर दी थी, और एनएनसी ने 1951 में एक रेफरेंडम का दावा किया जिसमें 99% नागाओं ने अलग होने के लिए वोट दिया था, ऐसा उनका कहना था। और आईएसआई ने इस आग में घी डाला? बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के रंगमती जंगलों में इनके लिए ट्रेनिंग कैंप खोले गए। हथियार वगैरह भी दिए? हाँ, ट्रेनिंग भी दी और मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार भी सप्लाई किए। इसका असर क्या हुआ फिर जमीन पर? असर गंभीर था। मिजो नेशनल फ्रंट ने तो 1 मार्च 1966 को मिजोरम को आज़ाद घोषित कर दिया, आइजोल पर कब्जा कर लिया। अरे हाँ, और आईएसआई का कथित प्लान था कि यूएन में मिजोरम को मान्यता दिलवा दी जाए। भारत को फिर सख्ती करनी पड़ी, एफस्पा लगाना पड़ा, सेना लगानी पड़ी। लेकिन स्रोत कहता है कि ये आईएसआई के लिए सिर्फ ध्यान भटकाना था, असली निशाना कुछ और था। हाँ, स्रोत का विश्लेषण यही है कि पूर्वोत्तर में ये सब करके वो भारत को उलझा रहे थे, जबकि उनका मेन फोकस हमेशा कश्मीर ही रहा। और फिर आया 1965 का ऑपरेशन जिब्राल्टर। ये क्या था? कश्मीर से जुड़ा था ये? हाँ, ये सीधे कश्मीर के लिए था। स्रोत के मुताबिक ये आईएसआई का प्लान था कि पाकिस्तानी सैनिकों और रजाकारों को, मतलब पीओके के हथियारबंद लोग, कश्मीरी बनाकर जम्मू कश्मीर में भेजा जाए। मकसद था कि वो वहाँ लोकल लोगों को भड़काएं, विद्रोह करवाएं और दुनिया का ध्यान खींचे। लेकिन ये तो फेल हो गया था ना? हाँ, बुरी तरह फेल हुआ। स्रोत कहता है कि लोकल कश्मीरियों ने ही साथ नहीं दिया, उल्टा उन्होंने घुसपैठियों की खबर इंडियन आर्मी को दे दी। अच्छा। हाँ, तो जब जिब्राल्टर फेल हुआ तब पाकिस्तान ने क्या किया? तब उन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। 1 सितंबर 1965 को सीधे जंगशेरदी अखनूर सेक्टर पर हमला किया। और भारत का जवाब? भारत ने फिर लाहौर की तरफ मोर्चा खोल दिया। आखिरकार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस हार के बाद भी स्रोत कहता है कि आईएसआई कुछ हद तक कामयाब रही। हाँ, स्रोत का नजरिया यह है कि 1965 तक आईएसआई ने भारत को 2 फ्रंट पर पूर्वोत्तर और कश्मीर एक साथ उलझा दिया था। भारत ज्यादातर रिएक्ट कर रहा था, प्रोएक्टिव नहीं हो पा रहा था। और यहीं पर रॉ जैसी एजेंसी की जरूरत महसूस हुई। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि आईबी तो थी, पर वो अंदरूनी मामलों के लिए थी। बाहरी खतरे जैसे चीन युद्ध या शास्त्री जी और होमी भाभा की रहस्यमयी मौतें, इनका अंदाजा लगाने में आईबी शायद उतनी कारगर नहीं थी। यहीं पर एक डेडिकेटेड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की कमी खली। तो इसी माहौल में रॉ का जन्म हुआ। और फिर जैसा स्रोत कहता है, रॉ ने पासा पलटा और निशाना साधा पाकिस्तान की दुखती रग पर, पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ से कहानी मजेदार होती है। बिल्कुल। 1970 के चुनाव एक बड़ा मोड़ साबित हुए। स्रोत के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग
शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जबरदस्त बहुमत से जीती। हाँ। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे भुट्टो और जनरल याह्या खान, उन्होंने सत्ता देने से मना कर दिया। और बस वहीं से गड़बड़ शुरू हुई। हाँ, पूर्वी पाकिस्तान में गुस्सा भड़क गया। मार्च 1971 में उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद स्रोत के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने वहाँ बहुत जुल्म किए, नरसंहार हुआ। लेकिन यहाँ रॉ का क्या रोल था? क्या उन्हें पहले से कुछ पता था? यहाँ स्रोत एक किताब आर.के. यादव की मिशन रॉ का हवाला देता है। दावा ये है कि रॉ को 2 साल पहले ही लंदन के एक एजेंट से खबर मिल गई थी कि पूर्वी बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है, मिलिट्री एक्शन हो सकता है। 2 साल पहले? हाँ, और कहते हैं कि तब आर.एन. काओ ने इंदिरा गांधी को ब्रीफ किया और तभी पाकिस्तान को तोड़ने का फैसला हो गया था। ये स्रोत का दावा है। लेकिन प्लान को अमल में लाना आसान नहीं था। 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहली, बिना जंग छेड़े पाकिस्तान के हवाई जहाजों के लिए भारत का एयर स्पेस कैसे बंद करें। और यहीं पर एंट्री होती है ऑपरेशन गंगा की। इसे स्रोत रॉ के सबसे चालाक ऑपरेशनों में से एक बताता है। हाँ, इसकी कहानी तो बड़ी फिल्मी है। आईएसआई ने हाशिम कुरैशी नाम के एक आदमी को, जो कहते हैं पहले रॉ के लिए काम करता था, फिर आईएसआई के पास चला गया। अच्छा, डबल एजेंट टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही। तो आईएसआई ने उसे इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन गंगा हाईजैक करने को कहा। स्रोत में यह भी अटकल है कि शायद पायलट राजीव गांधी थे, पर पक्का नहीं। मकसद था कि हाईजैकिंग के बदले में पाकिस्तान अपने 36 आतंकी छुड़वा ले। लेकिन रॉ ने क्या किया? रॉ का अपना प्लान था। स्रोत कहता है कि आर.एन. काओ ने कुरैशी को फिर से पटा लिया, भारत के लिए काम करने को राजी कर लिया। शायद सजा कम करने का वादा किया होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? 30 जनवरी 1971 को कुरैशी ने प्लेन हाईजैक किया श्रीनगर से और प्लान के मुताबिक लाहौर ले गया। वहां जाकर उसने भुट्टो से मिलने की मांग की, मिला भी, फोटो वगैरह भी छपी। और यात्री, आतंकी? यात्रियों को छोड़ दिया गया। भारत को कोई आतंकी नहीं छुड़ाना पड़ा और आखिर में कुरैशी ने वो खाली प्लेन लाहौर में ही जला दिया। जला दिया? क्यों? यही तो चाल थी। दुनिया भर में मैसेज गया कि देखो, पाकिस्तान ने भारत का प्लेन हाईजैक करवाया और जला दिया। मतलब जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की। समझी। तो इससे भारत को बहाना मिल गया अपना एयर स्पेस बंद करने का। बिल्कुल, बिना खुद पर इल्जाम लिए। पहला पड़ाव पार। वाह, कमाल की चाल। अब दूसरी चुनौती थी बांग्लादेश को आजाद कराना। इसमें रॉ का क्या रोल बताया गया है? स्रोत कहता है कि इसमें 3 वाहिनी यानी सेनाएं लगी थी। एक तो मुक्ति वाहिनी, जो इंडियन आर्मी के साथ पश्चिम बंगाल से घुसी। हाँ। दूसरी थी मुजीब वाहिनी। स्रोत का दावा है कि ये रॉ ने तैयार की थी। हाईली ट्रेंड लड़ाके थे। इन्हें कहां से भेजा? इन्हें मिजोरम के रास्ते भेजा गया। और मजे की बात यह है कि इस रास्ते में उन्हें रंगमती के वो आईएसआई कैंप मिले जो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए थे। उन्हें तबाह करते हुए गए ये लोग। मतलब एक तीर से 2 शिकार। हाँ, स्रोत यही कहता है। बांग्लादेश की मदद भी और नॉर्थ ईस्ट का कांटा भी निकला। और तीसरी वाहिनी? वो थी कादिर वाहिनी। इसमें पाकिस्तानी फौज से निकाले गए करीब 16,000 बंगाली सैनिक थे। इन्होंने ढाका पर कब्जा करने और नेवी को संभालने में रोल निभाया। और नतीजा हैरान करने वाला था। सिर्फ 14 दिन में बांग्लादेश आजाद। 14 दिन? हाँ, और पाकिस्तानी फौज के करीब 1 लाख सैनिकों ने सरेंडर किया। स्रोत कहता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। ये तो आईएसआई और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार थी। बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। पूर्वी हिस्सा हाथ से चला गया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि आईएसआई ने हार मानी नहीं। बदला लेने के लिए उसने अमेरिका की CIA से हाथ मिला लिया, क्योंकि अब रॉ दोनों का दुश्मन था। और इनका प्लान क्या था? स्रोत दावा करता है कि प्लान था भारत के पड़ोसियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। अफगानिस्तान में तालिबान, श्रीलंका में लिट्टे, नेपाल, म्यांमार, भूटान, इन सबको मिलाकर एक आग का घेरा यानी रिंग ऑफ फायर बनाना। बाप रे, ये तो खतरनाक प्लान था। रॉ ने इसका जवाब दिया? हाँ, स्रोत कुछ ऑपरेशनों का जिक्र करता है, पर बहुत डिटेल में नहीं। जैसे ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में, एक ऑपरेशन फ्लावर या ब्लूमिंग का नाम आता है, शायद चिली से जुड़ा हुआ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी कुछ सीक्रेट ऑपरेशन किए। और उस आग के घेरे का क्या हुआ? स्रोत दावा करता है कि रॉ ने उसे नाकाम करके दोस्ती के हार यानी नेकलेस ऑफ फ्रेंडशिप में बदल दिया। अच्छा। हाँ, और एक और दिलचस्प दावा स्रोत ये करता है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब आईएसआई चीफ को रॉ चीफ से मिलकर हमले रोकने के लिए माफी तक मांगनी पड़ी थी। ये सब स्रोत के दावे हैं। बाद की घटनाओं पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो स्रोत के मुताबिक कहानी ये है, आईएसआई शुरू हुई ब्रिटिश मदद से,
उसने रॉ बनने से पहले भारत में काफी गड़बड़ की, फिर रॉ बनी, मुश्किलों के बावजूद तेजी से आगे बढ़ी और बांग्लादेश बनाने में स्रोत के अनुसार बड़ा रोल निभाया। ये तो जैसे शतरंज का लंबा खेल चल रहा था दोनों के बीच। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सारी बातें, सारे दावे हम बस उस नजरिए को सामने रख रहे हैं। सही कहा, हमारा काम स्रोत में जो है उसे बताना है, उसकी पुष्टि करना नहीं। तो आखिर में एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत इशारा करता है कि ये कहानी का बस एक हिस्सा है। बाद के सालों में रॉ ने आईएसआई को काफी पीछे धकेल दिया था, ऐसा उसका कहना है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो बाद वाले अध्याय कैसे रहे होंगे। वो कौन सी खुफिया लड़ाइयाँ, कौन सी चालें थीं जिनका जिक्र स्रोत सिर्फ इशारों में करता है। हाँ, ये सवाल मन में रह जाता है कि आगे क्या हुआ होगा। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।